गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से जो विद्यालय बंद और शिक्षा चालू के प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम कक्षा 9वीं के आनुवांशिकता और परिवर्तन जो पाठ 16 है हमारा, उसमें आनुवांशिक विकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानकारी लेंगे इसकी। और मैं ये मार्गदर्शक शिक्षक ज्ञानेंद्र राम, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक शाला में विज्ञान का शिक्षक हूँ। तो आइए हम इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आप जानते हैं, ये जो 16वां चैप्टर है, आप इस बार के जो 2020 19 20 21 की जो पाठ्यक्रम है, इस बार जो 25% रिड्यूस हुआ है, इस टॉपिक से कोई भी पोर्शन, कोई भी भाग कट नहीं हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो 16वां पार्ट है उसमें से कुछ भी कटा नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक तो बहुत आसान पार्ट है और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आखिरी का जो है आनुवंशिक विकृति, आज हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये नाम से ही आपको पता होगा कि आनुवंशिक आनुवंशिक मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जो दादा परदादा उनके पहले से जो आनुवंशिकता चली आ रही है, उसी को आनुवंशिक नाम दिया जाता है। ये आनुवंशिक विकृति क्या है? जो हाँ, आप जानते हैं कि शरीर में गुणसूत्र होते हैं, और वो ये गुणसूत्रों की जो असामान्यता के कारण या जनकों की उपपरिवर्तन के कारण जो रोग होते हैं, उन्हें आनुवंशिक विकृति कहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र है, इसकी जानकारी हम विस्तार में लेंगे और सीखेंगे। एक परिभाषा के रूप में आप इसको याद रखिए कि आनुवंशिक विकृति की परिभाषा क्या है। गुणसूत्रों की असामान्यता तथा उपपरिवर्तन। तो ये दोनों के बारे में हम असामान्यता क्या होती है, उपपरिवर्तन क्या होता है, गुणसूत्र ये इसकी पूरी जानकारी हम आगे वीडियो में लेते हैं। तो सबसे पहले मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम्स ये याद रखिएगा कि मानव में, इंसान में पूरे 46 गुणसूत्र होते हैं। हर सभी जानवर में अलग अलग होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। उन 46 की अगर जोड़ी बनाई जाए, जैसे पैरों की एक जोड़ी होती है, जूतों की एक जोड़ी होती है, तो उस तरह से इनकी अगर जोड़ी बनाई जाए तो 23 जोड़ियां होती हैं। ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये जो ये गुणसूत्र है, इनको नंबर दिया हुआ है 1 2 3 से लेके 22 तक। देखिए नंबर दिया हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं 22 तक नंबर दिया हुआ है। और उसके बाद लास्ट वाले में XX और XY। ये क्या है XX और XY, ये आगे हम जानकारी लेते हैं। तो इसमें से कुल 22 गुणसूत्र आपके सामने नंबरिंग दिए हुए हैं, और एक आखिरी का XX और XY, ये 23वीं जोड़ी है। और करके लिखा हुआ है, या तो XX होगा या तो XY होगा। XX किस में होगा, XY किस में होगा, ये हम आगे देखते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में यही कमी, या फिर जैसे हम पहले पढ़ा था कि उनके अब मान्यता कमी हो जाए, उनका लोप हो जाए या स्थानांतरण हो जाए, तो विकृति आती है, शरीर में विकृति दिखाई देती है। ये जो देखिए गुणसूत्र यहाँ पर कम दिख रहे हैं, तो कोई ना कोई विकृति शरीर में जरूर होती है। उसी तरह से अगर कमी, अधिकता आती है, किसी गुणसूत्र की अधिकता होती है, कोई गुणसूत्र ज्यादा अगर शरीर में आ गया है, बन गया है, बनने लगा है, तो वो तो भी कोई ना कोई किसी तरह की विकृति या बीमारी या रोग जरूर होता है शरीर में। ये असामान्यता के कारण भी देखिए, अगर उसमें क्रोमोसोम से जितने भी गुणसूत्र है, सबको एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, और उनका एक निश्चित आकार, उनका सभी क्रोमोसोम्स का एक निश्चित आकार होता है, और उनका वजन भी समान होता है। इनमें जब कमी आती है ना, इनके या तो ये गुणसूत्र, हमने पढ़ा था कि 46 गुणसूत्र होने चाहिए और वो 23 जोड़ी में होने चाहिए। अगर 46 गुणसूत्र से कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, या उनमें ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि जो 1 नंबर का गुणसूत्र, 2 नंबर का गुणसूत्र, 3 नंबर का, इसमें अगर कोई ओवरलैप होता है, यहाँ का वहां चला जाता है, तो भी शरीर में किसी न किसी तरह की विकृति आती है। और ये विकृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी।
मतलब ये नहीं कि किसी चीज की कमी की वजह से ये इसको खत्म कर सकते हैं। ये इसमें कमी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये आनुवांशिक है। ये जिस तरह से पिताजी की, दादाजी की दौलत आप लोगों को मिलती है, उसी तरह से उनकी बीमारियां भी आप लोगों को मिलती है। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं, ये सब भी हम आगे सीखेंगे। तो इनके भी जब कमी या अधिकता हो, तो कुछ शारीरिक व्यंग दिखाई देते हैं। जैसे शारीरिक व्यंग में आपको देख के पता चलेगा कि इसको कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके ओंठ के बीच में फाँक होता है। उनके होठों के बीच में गैप दिखाई देगा, जिस तरह से आप आकृति में देख सकते हैं। ये फाँक होठ होना भी एक एक तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। दूसरा, आप लोगों में से बहुत जनों ने रंजकहीनता देखा। रंजकहीनता एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में पूरा शरीर जो होता है सफेद कलर का हो जाता है और बाल भी उसके सफेद हो जाते हैं, उसमें कोई चमक नहीं होती, जो त्वचा होती है हमारी, वो निश्चित वो हो जाती है। इसमें कोई भी चमक वगैरह नहीं दिखाई देती। इसके बारे में ये तो हमने देखा कि शारीरिक व्यंग है। इसी तरह से जो शारीरिक व्यंग के अलावा भी शारीरिक क्रियाओं में भी दोष दिखाई देंगे आप लोगों को। कौन से दोष है? एक सिकल सेल ये रक्त अल्पता है। इसके बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके किताब में इसकी जानकारी दी है, सिकल सेल रक्त अल्पता क्या होती है। और दूसरा अ, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया आपकी किताब में इसकी जानकारी, इस रोग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तो एक आपको थोड़ी-सी जानकारी मैं बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों को देखे होंगे कि कहीं चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद वहाँ से अगर खून निकला, तो खून कुछ समय के बाद जम जाता है वहाँ पर, थक्के जम जाते हैं। तो ये हीमोफीलिया जिस बच्चे को बीमारी होगी, उसमें ना वो रक्त के जो थप्पे होते हैं, वो जमते नहीं, वो रक्त बहता ही रहता है। याद रखना वो जो रक्त का थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, उसके कारण ब्लड रुक जाता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता। वो शरीर अपने आप क्रिया को करना शुरू करता है। तो लेकिन जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को ये बीमारी होगी हीमोफीलिया, उसके चोट लगने के बाद अगर उसको चोट लगा तो उसका ब्लड रुकता नहीं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हाथ वगैरह में कट गया तो ठीक है, बाहर का है तो वो उसको किसी तरीके से ये तो दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ से ब्लड आ रहा है। अगर कोई अंदर की चोट लगी, तो वो अंदर अंदर भी अगर रक्त का रिसाव हो रहा है, तो वो भी बंद नहीं होता, वो भी कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है। ऐसे अ, इसके आगे हम देखते हैं। हमने ये आप लोगों को शुरू में बताया था कि गुणसूत्रों का जो होता है आकार निश्चित होता है। ये सारे जो गुणसूत्र हैं, उनका आकार और आयतन ये एक निश्चित और सबका अलग-अलग होता है। जितने 22 अलैंगिक गुणसूत्र और जो 23वां होता है लैंगिक गुणसूत्र, ये सबका आकार भी और आयतन सब अलग-अलग होता है, सब। तो याद रखिएगा ये हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि 22 जोड़ियां अलैंगिक होती है। ये देखिए जो 23 जोड़ी बता रहा था, उसमें से एक लाल वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये 22 जोड़ी अलग है। ये अलैंगिक गुणसूत्र है। इन अलैंगिक गुणसूत्र मतलब ये गुणसूत्र पुरुष हो या मादा हो ये डिसाइड नहीं करते। ये आखिरी का जो एक नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, खाली वो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है। तो ध्यान रखिएगा कि कितने कुल अलैंगिक गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती है? कभी-कभी 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है रेगिस्तान में। 22 जोड़ियाँ। 22 जोड़ी मतलब कितना होता है? 44 44 गुणसूत्र। और एक जो होता है 22 जोड़ियाँ अलैंगिक गुणसूत्र की और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र की, जो नीचे हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आकृति में नीचे की तरफ। ये एक जोड़ी खाली लिंग सूत्र होती है। इसमें भी आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। 2 बड़े-बड़े समान दिख रहे होंगे और एक बड़ा, एक छोटा दिख रहा होगा। ये किसमें दोनों समान होते हैं, किसमें दोनों अलग होते हैं, ये आगे हम लोग देखते हैं। हुँ। तो याद रखिए स्त्रियों में जो फीमेल है उनमें गुणसूत्रों को 44 XX दर्शाया जाता है। ये देखिए जो आप अभी देखे थे कि जो लास्ट वाली जो 23वीं जोड़ी थी, वो दो दो समान थी और एक अलग थी, भिन्न थी। तो ये देखिए जो स्त्रियां होती हैं उनके 44, आप तो जानते हैं कि 22 समान है। 22 में तो कोई, सब में दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। उसकी 22 जोड़ियां तो समान होती है। 22 मतलब
22 दूना 44, 44 और ये लास्ट का जो होता है XX। ये आगे भी आप लोगों को आगे की जो विकृति के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि स्त्रियों के गुणसूत्र को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर क्या बताएँगे आप? 44 प्लस XX। स्त्रियों में इस तरह से गुणसूत्र को दर्शाया जाता है। 44 प्लस XX। 44 ये ऊपर के 44 हो गए और XX जो लास्ट का आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से पुरुषों में 44 प्लस XY, वो जो लास्ट का जो छोटा वाला था वो पुरुषों में होता है। 44 प्लस XY। ये आप इसके बारे में 10वीं में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये XX क्या करता है और XY क्या करता है। ये इसकी पूरी जानकारी 10वीं में आपको डिटेल में दी जाएगी। खाली आप यहाँ पर इतना समझिए कि स्त्रियों में गुणसूत्र किस तरीके से दर्शाया जाता है 44 XX और पुरुषों में 44 प्लस XY। ये आगे के सिम्पटम्स के बारे में जानकारी के लिए हम ये याद रखेंगे। अब ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें आपने देखा होगा कि इससे पहले मेंडल की आवर्त सारणी देखी होगी। मेंडल की जो सारणी थी एकर संकर, उन्होंने उसमें जो मेंडल ने प्रयोग किए थे वो जनकों के प्रयोग 2 प्रयोग बताए थे। जो एक तो मेंडल के जो कारकों के कौन-कौन से कारक थे? जनकों के 2 प्रकार बताए थे। एक तो प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। मटर के दाने वाला प्रयोग आपने इसके ऊपर की पाठ में आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। प्रभावी गुणसूत्र क्या थे? अप्रभावी गुणसूत्र क्या थे? एक मेंडल ने ये जो मटर के दाने के द्वारा जो प्रयोग बताया था, ये अ, ये जो रोग होते हैं, ये सेम इसी तरीके से दिखाई देते हैं। मतलब उसमें से आपने देखा होगा कि कुछ दाने गोल हुए थे, कुछ झुर्रीदार हुए थे। इसका मतलब कि अगर आपके खानदान में, आपके पीढ़ी में किसी को भी अगर कोई बीमारी हो सकता है वो अगली पीढ़ी में न दिखाई दे। लेकिन जो अगर दादाजी को कोई बीमारी है और वो पिताजी में नहीं आई, तो इसका मतलब वो पिताजी में नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। वो उनके में अप्रभावी रूप से है और वो फिर बच्चे में प्रभावी फिर से बच्चे में दिखाई देने लगती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है, याद रखिएगा। अ, इसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। गुणसूत्रों की असामान्यता के बारे में। अब देखिए, हमने बताया था कि कमी आ जाए, लोप हो जाए, तो कौन-कौन सी विकृतियाँ होती हैं। अब हम एक-एक रोग के बारे में या विकृति के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इसमें जो ये जो विकृतियाँ होती हैं, आप देखेंगे इसमें लैंगिक गुणसूत्रों में अगर कमी आती है, अलैंगिक गुणसूत्र में अगर कोई कमी आती है, तो प्रजनन क्षमता में, चाहे पुरुष के, चाहे स्त्री के प्रजनन क्षमता में कोई असर नहीं आता। अगर वो 22 गुणसूत्र जो आपने ऊपर की तरफ का देखा था, 22 गुणसूत्र में किसी एक में कमी आ जाए या ज्यादा हो जाए या कोई कमी आए, तो उनके प्रजनन क्षमता में कमी नहीं आती। लेकिन 23वीं जोड़ी जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, उसमें अगर कमी या ज्यादा या असामान्यता आता है, तो जरूर बालक के शारीरिक या मानसिक दोष होता है और उसके आयु मर्यादित हो जाती है, मतलब उसका उम्र भी कम होता है। इसकी हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला जो ये विकृति है, पहला है डाउन सिंड्रोम या इसको मंगोलिता भी कहते हैं, मंगोलिकता। ये क्या होती है? ये जो आपने नंबर दिया था गुणसूत्रों को 1 से लेके 23 तक, तो इसमें ना 21वां गुणसूत्र ना सब में देखा था कि आपने हर गुणसूत्र के साथ जोड़ी है, मतलब 2 ही 2 है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है ये विकृति में जो 21वां नंबर का जो गुणसूत्र था, उसमें ना 2 की जगह 3 आ जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो बच्चा पेट में था, भ्रूण था, उसमें 21वें में आप देख सकते हो यहाँ पर 21वें में बाकी हर जगह 2-2 जोड़ी है, लेकिन 21वें गुणसूत्र में उसको 3 जोड़ी दिखाई देगी। उसके पूरे शरीर में 3 जोड़ियाँ होंगी। तब ऐसे बच्चे को डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता ये विकृति आती है। ये याद रखिए, ये मानव में के संदर्भ में सबसे पहली खोजी गई और लिखी गई। ये सबसे पहला गुणसूत्र विकृति है। ये विकृति सबसे पहले यही विकृति ढूँढी गई थी। इसके आपको बताया कि आप जानते हैं कि कुल 46 जोड़ियों के साथ अगर लिया जाए तो 44 जिसका 46 होता है और अलग-अलग उसको करते हैं तो हम 46
लेकिन इसमें एक अधिक होता है, तो 46 की जगह इसमें अब कितने गुणसूत्र दिखाई देते हैं? 47। ये 21वां, इसको ये याद रखिए, इसे ट्राइसोमी ऑफ 21 भी कहा जाता है। कभी कभी आता है ट्राइसोमी ऑफ 21, ये क्या है? तो यही डाउन सिंड्रोम ही है। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी ऑफ 21 भी ऐसा भी नाम दिया जाता है। ये देखिए, ये अभ्रक, अभ्रक मतलब जो ये बच्चा है, भ्रूण जो है, इसके पूरे शरीर में जहां पर भी गुणसूत्र है वहां पर 21वां हर जगह 3-3 दिखाई देगा, 2 की जगह 3-3 होगा। इससे क्या होता है? इससे आप 47 हो गए। ऐसे बालक अल्पायु होने की आशंका बहुत है। अल्पायु मतलब इनका जीवन काल जो होता है 12 से 15 साल या 20 साल मैक्सिमम होता है। इसी बीच में ये अपना जीवन यापन इतने ही समय का होता है इनका। और मानसिक वृद्धि में बाधा, ये आपको देख के ही इनको बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा जरूर कोई न किसी न किसी मानसिक वृद्धि से, मानसिक रोग से ग्रसित है। ये याद रखिए, डाउन सिंड्रोम का सबसे प्रमुख लक्षण मानसिक वृद्धि में बाधा है। मानसिक वृद्धि, उसकी मानसिक बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता बराबर से विस्तृत आप पागल होना, ये याद रखिए, पागल होना ये अलग होता है, वो बच्चे देख के ही आप समझ में आ जाएंगे। जैसे चाइनीज होते हैं, उनकी आंखें छोटी छोटी होती है, उस तरह के। ये देखो, मंगोलिकता जो लिखा है ना, मंगोल देश है, एक जगह मंगोल देश है, वहां के लोगों का आकार अलग अलग होता है। तो ये इस रोग, ये रोग जिसको होता है वो बच्चा भी मंगोल वहां के जैसे ही दिखाई देता है। तो इसका प्रमुख लक्षण यही है कि मानसिक वृद्धि में बाधा होती है। और इसके कुछ दूसरे भी लक्षण है, उसके उन लक्षणों के बारे में भी हम जानते हैं। तो अ, इसके, ये देखिए, जैसे पहला है कि इनके ये सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो, उसकी गर्दन चौड़ी हुई है। तो आप ऐसे देख के भी पता कर सकते हो कि ये बच्चा फैली हुई गर्दन है। अगर फैली हुई गर्दन है तो उसको डाउन सिंड्रोम बीमारी हो सकती है। उसी तरीके से चपटी नाक, छोटी उंगलियां, आप देख सकते हो उंगलियां कितनी छोटी छोटी सी है आकृति में। एक ही आड़ी हस्तरेखा, ये जो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, आपके हाथ में देखेंगे तो तीन या चार आपको हस्तरेखा दिखाई देगी हाथ में, लेकिन इसमें आप देख सकते हो एक ही हस्तरेखा है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, अब आप सभी अपना हाथ जरूर देखने लगे होंगे, तो उसमें एक ही हस्तरेखा ऐसे बच्चों को दिखाई देती है। और इनके शरीर, इनके बाल जो होते हैं बहुत कम होते हैं, सिर पर विरल बाल होते हैं। तो याद रखिए, डाउन सिंड्रोम में, जो डाउन सिंड्रोम का सबसे प्रमुख लक्षण क्या था? मानसिक वृद्धि में बाधा। और इसके अन्य लक्षण क्या है? इनकी फैली हुई गर्दन होती है, ऐसे बच्चों के चपटी नाक होती है, ऐसे बच्चों की छोटी उंगलियां होती है। ये सब लिखने के लिए आता है आपके एग्जाम में। एक ही आड़ी और हस्तरेखा होती है, इनके हाथ में एक ही हस्तरेखा होती है। एक ही हाथ है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, इनके एक ही ये एक ही, उनके हाथ में एक ही रेखा दिखाई देगी। ये भविष्य वाली जो आप लोग रेखाएं देखते हैं वो एक ही दिखाई देगी। और इनके सर पर बहुत कम बाल होते हैं, विरल होते हैं, इनके बाल जो होंगे बहुत कम होते हैं इनके सर पर। अब किसी के सर पर कम बाल हो तो जरूरी नहीं कि उसके यही बीमारी हो। तो ये इसमें से बहुत सारे जब लक्षण मिलते हैं तब उसको डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता ये बीमारी होती है। अब आगे दूसरा जो विकृति है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये डाउन सिंड्रोम हमने देखा कि किस गुणसूत्र के कमी या वृद्धि के कारण हुआ था? 21 नंबर का। और आप लोगों को पता है कि 22 तक, 1 से लेके 22 तक अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। 23वां जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। 23वां लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो जो डाउन सिंड्रोम है, अगर कोई पूछे डाउन सिंड्रोम ये लैंगिक गुणसूत्रों में कमी के कारण कि अलैंगिक गुणसूत्रों के कमी के कारण? अलैंगिक गुणसूत्रों के, क्योंकि 21वें नंबर पे जो गुणसूत्र होता है वो 3 हो जाता है। तो हम लोगों ने एक अलैंगिक गुणसूत्र की कमी के कारण देखा। दूसरा टर्नर सिंड्रोम है, दूसरी एक विकृति है जिसका नाम टर्नर सिंड्रोम देते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम मुख्यतः स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में आप लोगों को मैं बताया था कि स्त्रियों का गुणसूत्र किस तरीके से लिखा जाता है? 40 प्लस XX, याद है? तो इसमें, इस बीमारी में क्या होता है कि एक जो उनका एक्स होता है वो निरुपयोग हो जाता है।
वो काम करना बंद कर देता है। तो 44XX की जगह ऐसी स्त्रियों में 44X ही खाली रहता है। याद रखिए, ये देख सकते हैं आप कि 40 ऐसी स्त्रियों में 44XX की बजाय 44+X ये स्थिति खाली होती है। उनका एक X क्रोमोसोम्स काम करना निरुपयोग हो जाता है, वो काम नहीं करता। ऐसे इस सिंड्रोम से जो स्त्रियां ग्रसित होती हैं, वो बाद में इनके जननेंद्रियों की वृद्धि न होने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल असर होता है। मतलब ये इनमें बांझपन आ जाता है, वो भविष्य में मां नहीं बन पाती। तो ये ऐसे ऐसे जो स्त्रियां हैं, इनके हाथ अगर आप देखोगे तो इस तरह के दिखाई देता है। टर्नर सिंड्रोम बाधित बच्चे जो होते हैं, उनके हाथ इस तरह के दिखाई देते हैं। और इसी में लैंगिक गुण जो अब हम लैंगिक विकृति देख रहे थे, उसमें अभी तो टर्नर सिंड्रोम जो हमने देखा, ये स्त्रियों में होने वाला है। उसी तरह से पुरुषों में भी एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ये देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आपने आपको बताया था कि पुरुषों के जो गुणसूत्र होते हैं उसको किस तरह से लिखा जाता है, 44+XY। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एक्स एक्स्ट्रा काम करने लगता है। देखिए टर्नर सिंड्रोम जो स्त्रियों को होने वाला था, उसमें एक एक्स काम करना बंद हो जाता है, तब उनको टर्नर सिंड्रोम बीमारी होती है। लेकिन पुरुषों में कब क्या होता है, जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कब बीमारी होती है, जब एक एक्स एक्स्ट्रा काम करने लगता है। उनका 44+XY की जगह 44+XXY इस तरह के गुणसूत्र जब बनने लगते हैं, तब ये इस तरह की बीमारी होती है। पुरुषों में देखिए, ये बीमारी जब होती है तो इनकी भी अल्प विकास होने के इनकी जो प्रजनन क्षमता है, ये भी ऐसे भी पुरुष प्रजनन क्षमता में प्रतिकूल असर होता है। ये भी बाद में इनके जो जो भविष्य में जो नई संतति को निर्माण करने की क्षमता इनमें नहीं रहती। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह से हम लोगों ने गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियों में एक पहला हम लोगों ने अलैंगिक गुणसूत्र की कमी के कारण पढ़ा था, जिसका नाम था डाउन सिंड्रोम। दूसरा हम लोगों ने टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, जो लैंगिक गुणसूत्र की कमी के कारण होता है और स्त्रियों में होता है। तीसरा हमने पढ़ा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये किसमें होता है? ये पुरुषों में होता है। और पुरुषों में कब ये होता है? जब 44XX की जगह XY की जगह 44+XXY इसमें एक X अधिक हो जाता है। याद रखिएगा, इस तरह से हम लोगों ने विकृतियां देखी। अब हम कुछ ये तो हम लोगों ने देखा कि ये कुछ गुणसूत्रों की कम या ज्यादा की वजह से। लेकिन आगे हम देखेंगे कि कभी-कभी ना गुणसूत्र एक एक जनु की उत्परिवर्तन के कारण कौन-कौन से विकार होते हैं। अगर किसी एक जनुक में, एक जीन्स में, जनुक मतलब जीन्स, एक जीन्स में भी अगर कोई परिवर्तन आता है, कोई कमी आती एक जीन्स में भी जो आपने 23 जोड़ियां पढ़ी हैं, उसमें से किसी एक में भी अगर कोई परिवर्तन आता है, कोई भी कमी या ज्यादा होता है, तो उस बच्चे को किसी न किसी विकृति का सामना करना होता है। तो उस ऐसी ऐसे कुल ना एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले जो रोग है, उनमें कुल 4000 से ज्यादा रोग हम अभी तक ये देखिए, उसमें से किसी भी एक जो जो जनुक है उसका कोई भी एक एक अगर एक अंग काम करना बंद करता है, तो ज़रूर ये विकृति आती है। देखिए, किसी एक सामान्य जनुक में उत्परिवर्तन होने के कारण जो रोग होता है, उन्हें एक जनुकी विकार कहते हैं। एक एक जीन्स में भी अगर परिवर्तन आ गया, एक जीन्स में, सिंगल किसी भी जीन्स में अगर परिवर्तन है, तो उसको विकार होगा। ऐसे विकार को एक जनुकी विकार कहते हैं। अब एक जनुकी विकार इस प्रकार के लगभग 4000 से अधिक बीमारियों का जानकारी हो चुकी है। याद रखिए 4000 से ज्यादा बीमारियां अभी तक इसका हम लोगों ने वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। और सदोष जनुकों के कारण शरीर में उस जनुक द्वारा बनने वाले उत्पादित नहीं बनते। अगर कोई जनुक बेकार हो गया है, कोई जनुक काम नहीं कर रहा है, तो वो जो उत्पाद बनाता था, जिसके कारण हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता था,
वो या तो बनेगा ही नहीं या तो उसकी क्षमता में कमी आने लगती है। नेक्स्ट है, ये देखिए उपाचय उपापचय की जी ये प्रक्रिया के कारण कम उम्र में जानलेवा हो सकती है। ये क्या होता है इसमें ना, इस प्रक्रिया में अक्सर ना पेट का दिक्कत बहुत होता है, खाना नहीं पचता। तो अगर ये बच कम उम्र में आ रहा है, कम उम्र में अगर ये विकार उत्पन्न हो गया, छोटी उम्र में, तो जानलेवा भी हो सकता है, बच्चे की जान भी जा सकती है। ये एक जनुकीय विकार के कुछ उदाहरण हैं। कुछ रोगों के नाम है ये रोगों के नाम खाली लिख लेना है, उनको याद रखना है। हचिंसन रोग, एसेक्स रोग, लैक्टोसेमिया, फेनिलकीटोमाइन, ये देखिए दात कोशिका रक्त अल्पता जो है सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। आपकी किताब में इसकी जानकारी दी गई है। उसके बाद और एक बीमारी है और एक विकृति है रंजकहीनता और हीमोफीलिया। रंजकहीनता भी आपकी किताब में दी गई है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हीमोफीलिया मैं बताया ही था क्या होता है, और एक लास्ट में एक है और रतौंधी। रतौंधी आप सभी जानते हो, जिसमें रात दिन में तो उसको नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन रात में ऐसे बच्चों को इस बीमारी से जो ग्रसित होते हैं, उनको रतौंधी से जो ग्रसित होते हैं, उनको रात में नहीं दिखाई देता। तो इसमें से कुछ 1-2 बीमारी के बारे में जो विकृति है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है रंजकहीनता, इसकी जानकारी हम लेते हैं। ये याद रखिए एक जनुकीय विकार, रंजकहीनता किसी एक जनुक में कमी आने की वजह से रंजकहीनता होती है। रंजकहीनता मतलब किस तरह से, ये देखिए इनके पूरा शरीर जो होता है वो सफेद हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। क्यों निस्तेज हो, इनकी आँखें जो होती है देखिए गुलाबी भूरे रंग की जगह यहाँ पर गुलाबी रंग की हो जाती है। इनकी आँखें आप देख के ऐसे लोगों को आप देखोगे तो ऐसे लगेगी जैसे फॉरेनर है, अंग्रेज है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जिनको ऐसी बीमारी हुई है उनको ये किसी न किसी विकृति का निशानी है। और ये क्यों होता है? ये बीमारी क्यों होती है? क्योंकि शरीर में जो रंग बनाए रखने का काम मेलेनिन नामक रंग जो तो है, मेलेनिन एक रंजक द्रव्य होता है अ, जो स्किन के कलर को बनाए रखने में काम करता है। इनके शरीर में ये मेलेनिन बनता ही नहीं। याद रखिए रंजकहीनता कब होती है? जब मेलेनिन नामक रंजक द्रव्य जो होता है वो तैयार नहीं हो पाता। हम आपके शरीर में भी आप कितने गोरे होंगे, आपका शरीर का कितना टोन कितना फेयर होगा, कितना डार्क होगा, कितना वो होगा, ये ये सब कौन निर्धारित करता है? मेलेनिन। स्किन में मेलेनिन नामक तत्व होता है, वो इसको निर्धारित करता है। लेकिन ऐसे जो ये रंजकहीनता से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, इनमें ये मेलानिन बनता ही नहीं, मेलानिन बनना बंद कर देता है। तो अगर मेलानिन बनना बंद किया तो कोई कलर आएगा ही नहीं शरीर में, स्किन में अलग देखिए आप अभी अगर आपके देख रहे होंगे तो आपके हाथ में देखिए, आपका हाथ का तलवा अलग कलर का होगा और आपके हाथ के पीछे का कलर अलग होगा। तो ये थोड़ा-सा जो कलर में चेंजेस है ये सब मेलानिन करता है, लेकिन ऐसे बच्चों में मेलानिन बनता ही नहीं। तो न बनने की वजह से ये बीमारी होती है। इनकी आँखें याद रखिए, आँखें सामान्य तौर पर गुलाबी हो जाती है, पूरा इनका बाल वगैरह सब ये सफ़ेद हो जाता है। और दूसरा सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी जो एक जनुकीय विकार है, जात कोशिका रक्त अल्पता या उसे सिकल सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। अब सिकल सेल एनीमिया ये बीमारी कब होती है? ये थोड़ा-सा आपके जानकारी में होना चाहिए। इससे ग्रसित ये देखिए जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होती है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, इसके ये आप देख सकते हो कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये शरीर में से जो जा रहा है, ये साधारण तौर पर इसमें जो इसके अणु हैं, वो उभयोत्तल आकार के होते हैं, एक कटोरी के आकार के होते हैं। लेकिन इसमें अगर अगर ये वाली बीमारी जिसको हो गई सिकल सेल एनीमिया, तो वो कटोरी के आकार के न होकर वो हँसिए के आकार के होते हैं। गाँव में देखो खेत वगैरह में धान काटने के लिए हँसिया का उपयोग किया जाता है। हँसिया के आकार का हो जाता है, जिससे ये शरीर में
ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की क्षमता कम हो गई, शरीर में आपका विकास हो रहा है उसका, आपके शरीर का जो भी विकास हो रहा है, आपकी हाइट, आपका आपका दिनचर्या, आपके दिमाग का विकास, ये सब ऑक्सीजन के संवहन पर कहीं न कहीं काम करता है कि अगर जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, तो आप में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। इस तरह से देखिए क्या होता है कि ऐसे में जो हीमोग्लोबिन की रचना में जो छठवाँ अमीनो अम्ल होता है, आपने इसी चैप्टर में आगे पहले आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए, आरएनए की रचना है, उसमें जो छठवाँ अमीनो अम्ल है वो ग्लूटामिक अम्ल होता है। याद रखिए ग्लूटामिक अम्ल होता है और उसकी जगह वैलिन अम्ल ले लेता है। ये रोग इतना सा ही खाली आपको याद रखना है कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठवाँ अमीनो अम्ल जो कि ग्लूटामिक अम्ल होता है, उसका स्थान कौन ले लेता है? वैलिन अम्ल। बस इतना आप अगर याद रखेंगे तो ये आपको पर्याप्त है। इसमें इसमें होता क्या है कि ये जो लाल रक्त कणिका आपको दिखाई दे रही है, ये उभयोत्तल आकार की है। इस आकार को जो कटोरी के जैसा आकार दिखाई दे रहा है, इस आकार को उभयोत्तल आकार कहते हैं और वो बदलकर किस आकार का हो जाता है? हँसिए के आकार का होता है। और हँसिए का आकार देखिए यहाँ पर, अगर ये जो उभयोत्तल आकार था, तो बराबर से रक्त कण थे, वो फ्लो हो रहे थे। लेकिन उभयोत्तल होते ही जैसे ही हँसिए के आकार में हुआ, तो जाके एक दूसरे पर जमा होने लगे। एक दूसरे पर जमा होने से वो ब्लॉक हो जाती है। जो नसें होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं। तब जाकर ये सिकल सेल एनीमिया ये विकृति शरीर में उत्पन्न होती है। तो ये सिकल सेल जो एनीमिया ये जो विकृति है, इसके 2 प्रकार के 2 प्रकार होते हैं। पहला एक तो होता है सिकल सेल कैरियर ऐसे ऐसे व्यक्ति जो उसका कैरियर करते हैं, जो जिनके में आपने वो देखा था कि एक पीढ़ी में वो रोग दिखाई दिया, दूसरी में नहीं दिखाई दिया, तीसरी में फिर दिखाई दिया। तो सिकल सेल वाहक जो होते हैं ना, उनके में वो रोग होता है, लेकिन उनके शरीर में दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उनके द्वारा दूसरा जो नया संतान पैदा होगा, उसके में वो हो सकता है। तो सिकल सेल जो बीमारी है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो सिकल सेल वाहक व्यक्ति होते हैं और दूसरा सिकल सेल से पीड़ित। एक ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी हुई होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके में ये बीमारी हुई है, लेकिन दिखाई आपको कोई कुछ नहीं उनके शरीर में कोई आपको पहचान जन आ जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, असहनीय वेदना होती है। वेदना मतलब बहुत दर्द होता है। ऐसा इतना शरीर में दर्द होगा ना हमेशा कि वो सहने सहने के लायक नहीं होता। सर्दी बार-बार खाँसी बार-बार आती है ऐसे ऐसे व्यक्तियों को बार-बार सर्दी होती है। बार-बार ठीक होती है, बार-बार होती रहती है। शरीर में थोड़े ज्वर का होना, हमेशा इनकी बॉडी देखोगे तो गरम ही होगी। ऐसे व्यक्तियों की बॉडी जो होगी हमेशा उनकी बॉडी कभी ठंडी नहीं उनके बॉडी को टच करेंगे तो ठंडी नहीं, थोड़ा-थोड़ा हमेशा फीवर रहता है। वो जल्दी से कोई काम करने में थक जाते हैं। चेहरा उनका जो होता है निस्तेज, चेहरे पर कोई चमक नहीं होती। ये क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। तो इस तरह से सिकल सेल एनीमिया के हमने लक्षण देखे। अब थोड़ी-सी एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि महाराष्ट्र में 21 जिले सिकल सेल से प्रभावित हैं। इस बीमारी से महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र में हैं, तो सिकल सेल से कुल 21 जिले प्रभावित हैं और इनमें से 2.5 लाख से ज़्यादा सिकल सेल से बाधित रुग्ण हैं। रुग्ण हैं मतलब ऐसे व्यक्ति 2.5 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है। खाली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। याद रखिए ये ये अगर इन लोगों में ये बीमारी है और ये भी आंकड़ा ये 1-2 साल पहले का है। अब ये बीमारी में और बढ़ोतरी आ गई होगी। लेकिन ठीक है, अगर कोई बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, तो इसका उपाय भी कुछ है। आइए हम इसके उपाय के बारे में देखते हैं। उपाय क्या-क्या कर सकते हैं? ये बीमारी प्रजनन द्वारा ही प्रसारित होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा से आपको लग जाएगी या पानी से आपको ये बीमारी हो जाएगी।
ये प्रजनन से मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। तो शादी से पहले जैसे आप लोग कुंडली वगैरह मिलाते हैं, तो कुंडली वगैरह न मिलाने की जगह वो मिलाने से अच्छा आप ब्लड की जाँच कराइए। क्योंकि अगर पिता को ये बीमारी है और माँ को ये बीमारी है, दोनों को ये बीमारी अप्रत्यक्ष रूप से आपने देखा था कि कुछ लोग वाहक भी होते हैं। अगर दोनों को ये बीमारी तो होने वाला बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होगा, ज़रूर होगा। तो याद रखिए कुंडली आप भले मत मिलाइए, लेकिन शादी से पहले ब्लड की जाँच ज़रूर करवानी चाहिए। ये ज़रूरी होता है। सिकल सेल व्यक्ति जो होता है, ये आपस में विवाह टालना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का। और अगर मान लीजिए किसी को ये बीमारी है क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब बीमारी आपके कुछ करने से नहीं हो रही है। ये आपके बाप-दादाओं से ही आपको मिली हुई है। ये आपका पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी से मिली आप इसके कोई इसके ज़िम्मेदार नहीं है। तो भाई अगर आपको ये बीमारी है या किसी व्यक्ति को ये बीमारी है, तो वो क्या कर सकता है? फॉलिक एसिड की गोली डेली उसको खानी होती है। ये देख सकते हो इस बीमारी से जो ग्रसित बच्चा होता है, उसका हाथ देखिए इस तरीके से हाथ होता है सिकल सेल से प्रभावित जो होता है। अब अगला जो विकार है उसको उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तंतुकड़की विकार अ, तंतुकड़की विकार भी ये विकार कब होता है? ये याद रखिए जब बच्चा माँ के पेट में है। तो ये बच्चा जब भ्रूण माँ के पेट में है तो जो माँ की अंडकोशिका से ही तंतुकड़िकाएँ आती हैं। ये तंतुकड़िकाएँ जो जो ये अंडकोशिकाएँ हैं वो माँ की अंडकोशिकाओं से ही तंतुकड़िकाएँ आती हैं। अगर इन तंतुकड़िकाओं में ही बीमारी है, तो बच्चे को ज़रूर बीमारी होगी। तो याद रखिए ये बीमारी किसके द्वारा होती है? माताओं के द्वारा होती है। ये माँ के द्वारा ही संतान को होती है। देखिए, इस तरीके से अगर माँ के अंडकोशिका में तंतुकणिकाओं में ये अगर विकार है, तो जो बच्चा पैदा होने वाला है, उसमें ज़रूर विकार आएगा। ये लिखा हुआ है इसमें। अ, इससे इस विकार का एक उदाहरण है लेबर का आनुवंशिक तंत्रिका विकार। लेबर का आनुवंशिक तंत्र ये आँखों में होने वाला रोग है। आँखों में होने वाला तंतुकणिका विकार है, याद रखिए। तंतुकणिकीय विकार के बारे में क्या आप बता सकते हैं कि ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? माँ के द्वारा, क्योंकि माँ की अंडकोशिका से तंतुकणिकाएँ आती हैं। इ इसमें बहुजनकीय उत्परिवर्तन के कारण जो विकार आता है, अगर अभी आपने देखा कि एक अगर गुणसूत्र में कमी के कारण विकार आ रहे हैं, इसी तरीके से कई सारे जनकों में अगर कमी आई या विकार हुआ, तो भी बहुत सारे विकार होते हैं, जिसमें से देखिए एक से अधिक जनकों में परिवर्तन के कारण जो विकार होते हैं, उनको बहुजनकीय विकार कहा जाता है। ये विकार कम या ज़्यादा पर्यावरणीय घटक की तीव्रता पर होते हैं। ये देखिए इसके उदाहरण क्या-क्या हैं? यहाँ पर देख सकते हैं आप फाँक होठों के बीच में फाँक होता है, फाँक तालु होता है, आमाशय का संकोचन होता है, रीढ़ की हड्डी का दोष होता है, मधुमेह होता है, रक्तचाप होता है, हृदय चाप होता है या अस्थमा। ये सब बहुत सारे जब ये बहुत सारे जनकों में, बहुत सारे क्रोमोसोम्स में जब उनका स्थान परिवर्तन होता है या जनकों में कोई परिवर्तन आता है, तो ये सारी बीमारियाँ होती हैं। आखिरी है अब हम तंबाकू सेवन और अनियंत्रित वृद्धि, कैंसर के बारे में जो सहसंबंध हम एक बार देख लेते हैं। आपने कभी देखा होगा लोगों को तंबाकू खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, ये सब इन सभी में एक निकोटीन ये जो तंबाकू युक्त पदार्थ होते हैं, इनमें निकोटीन होता है। ये निकोटीन नामक जो द्रव्य होता है, जो घटक होता है, ये क्या करता है कि शरीर में जो धमनियाँ हैं, वो उनमें जाकर जमा होकर रक्त बहने की जो क्रिया है, वो धीरे-धीरे कम कर देता है और इसके कारण कई सारे शरीर में रोग होने लगते हैं। ये देखिए निकोटीन याद रखिए कि धूम्रपान तंबाकू में कौन-सा हानिकारक पदार्थ होता है, ये रिक्सान के लिए आता है, निकोटीन नामक। ये देखिए, ये धमनियों को सख्त कर देता है। इसमें से रक्त जिस फ्लो में जाना चाहिए था, वो जा नहीं पाता।
उसी तरह से सिगरेट में भी ये जो सिगरेट के धुएँ जो होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पायरिटिक अमोनिया, ये इस तरह के जो हानिकारक घटक होते हैं, ये होते हैं। ये सब के सेवन से तरह-तरह के कैंसर होते हैं, जिसमें लंग का कैंसर, मुँह का कैंसर, गले का कैंसर, प्रजनन स्थानों का कैंसर, ये सब कैंसर के वाहक होते हैं। इसीलिए इन सब से दूर रहना चाहिए, इनका सेवन ना करें, ना किसी को ये देखिए इस तरीके से अगर कैंसर जब होता है, तो इस तरीके का देखिए अब मुँह का कैंसर जो होता है लोग तम्बाकू को यहाँ-वहाँ मुँह में दबाए रहते हैं, उनके कारण ये बीमारी देख सकते हैं आप। कर्क रोग है, ये जानलेवा है। तो इनसे बचने का क्या उपाय है कि जो भी तम्बाकूजन्य पदार्थ हैं, उनको उनके सेवन से आप बचिए। ये आज के लिए जो हमारा था, ये यहाँ पर खत्म होता है। हाँ, सर। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, हाँ। हाँ, बोलो। त्रिसमसूची अवस्था अन्य लक्षण बताओ। क्या चीज़? त्रिसमसूची अवस्था अन्य लक्षण बताओ सर, स्क्रीन से माध्यम से बताओ। त्रिसम हाँ सर, अन्य लक्षण बताओ। त्रिसमसूत्री अवस्था? हाँ, एक मिनट। डाउन सिंड्रोम। हाँ, हाँ, हाँ। ये इसमें बच्चा आपको बताया गया था कि 21वां जो होता है, 1 सेकंड ना, जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें 3 हो जाते हैं। XX की जगह XX ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 21वां जो होता है वो अलैंगिक जो गुणसूत्र है वहाँ पर 3 गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो तब जाकर ये डाउन सिंड्रोम ये विकृति आती है। 3 बाकी जो गुणसूत्र है वो वैसे होते हैं, बाकी ये नहीं खाली सर, एक। सर अन्य लक्षण बताओ सर। क्या चीज़? उसके अन्य लक्षण, अन्य लक्षण बताओ सर। हाँ उसके सर। बताया था ना, चपटी नाक होगी, उनके छोटी अंगुलियाँ होंगी, हाथ हाँ में सर, एक ही यही। हस्तरेखा होगी, उसके विरल बाल होंगे। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बोलिए ना, गुड मॉर्निंग। सर, हाँ, सेंटर टर्नर सिंड्रोम में हाँ, हाँ। 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, रहता है। हाँ, तो एक्स हो सर जाता है खाली, अगर एक कम हो जाता है बेटा वहाँ। एक कम हो जाता है सर, उसका कारण क्या है? ये आनुवंशिक बीमारी है बेटा। वो काम करना ना, जैसे अभी जैसे देखते हो कि कोई अंग है, वो अगर काम करना ही बंद कर देता है, हाथ उठना ही बंद हुआ, तो उसी तरीके से जो ये गुणसूत्र है, ये वो अपना ये पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि आनुवंशिक बीमारी है। इसमें आप जो ग्रसित बच्चा है उसकी कोई गलती ही नहीं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग है, तो वो उनकी उनमें विकार आ ही जाते हैं। हुँ, हेलो? हेलो? सिंड्रोम में इसका भी सर जैसे कि एक्स एक्स वाई रहता है, तो इसमें सर एक्स अपने आप ही आता है। किसमें? किसमें फिर से बेटा? सर क्लाइन फेंड्रस हाँ, सिंड्रोम। हाँ। हाँ, हाँ। इसमें ना, हाँ, इसमें अपने आप ही एक जैसे 44XY की जगह एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। 44XXY हो जाता है यहाँ पे। सर ये प्राकृतिक ही अपने आप होता है ना? हाँ, हाँ, ये प्राकृतिक है। ये अपने आप बीमारियाँ, ये आपको यही है ना कि ये बीमारी अपने आप, इसमें आपका कोई इसमें बस नहीं चलेगा। ये आपको पूर्वजों से ही मिली हुई है। और कोई? आज हमने आनुवंशिक विकृति के बारे में जानकारी ली। इसमें गुणसूत्रों के कुल गुणसूत्रों की संख्या, उसके द्वारा होने वाली विकृतियाँ,
एक एक गुणसूत्रों में कमी और बहु गुणसूत्रों में कौन-कौन सी कमी थी, कुछ उनके जो विकृतियाँ थी उनके बारे में और आखिरी में हमने तम्बाकू सेवन और कैंसर के जो सहसंबंध था उसके बारे में आज हमने जानकारी ली।